Hello everyone, I am Nagarjun Sahu and you are watching my YouTube channel Arjun Physics Classes। पिछले लेक्चर्स में हमने देखा था क्लासिकल मैकेनिक्स का लेक्चर वेरिएशनल प्रिंसिपल एंड कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। इस लेक्चर में हम देखेंगे उसका अगला पार्ट यूलर-लैग्रांज डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमने देखा था कि वेरिएशनल प्रिंसिपल क्या होता है कि यदि कोई सिस्टम जो है कॉन्फ़िगरेशन स्पेस में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मोशन करता है तो उसका जो मोशन होता है उसको फाइंड करने के लिए, ठीक है, या फिर उसके द्वारा तय किए गए जो पाथ होता है उसको फाइंड करने के लिए क्या होता है, हमें कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो वेरिएशनल प्रिंसिपल में हम इसी के बारे में अध्ययन करते हैं, उसके मोशन के बारे में, उसके द्वारा तय किए गए पाथ के बारे में, जिसमें से एक टेक्निक है कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। तो हम उसी टेक्निक का यूज़ करके यूलर-लैग्रांज डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। लेट Px1 y1 एंड Qx2 y2 बी टू फिक्स्ड पॉइंट। P और Q क्या है, दो फिक्स्ड पॉइंट है। इसका मतलब क्या है देखेंगे। द पॉइंट P एंड Q कैन बी जॉइंड बाय इन्फिनिटली मैनी कर्व्स। ये पॉइंट P और Q के बीच जो है क्या हो सकता है, इनफाइनाइट जो है कर्व्स खींचे जा सकते हैं, मतलब बहुत सारे, आपकी मर्जी जितने भी, ठीक है, इनफाइनाइट कर्व्स जो है खींचे जा सकते हैं। अकॉर्डिंगली द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल आई विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पाथ्स। हमने पिछले लेक्चर्स में जो आई था ये हमने देखा था। मैंने यहाँ पर जो आई है उसको पिछले लेक्चर्स में गलती से सभी पाथ के लिए जो है ये इंटीग्रल बता दिया था, वैसा नहीं है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। यहाँ पर इंटीग्रल क्या बताता है कि जो फंक्शन होगा उस सिस्टम का, जो सिस्टम जो है जिस पाथ में मोशन करता है, ठीक है, जिस पाथ में मोशन करेगा उसका जो फंक्शन होता है उसका इंटीग्रेशन होता है बस, ठीक है। मतलब एक पाथ के लिए ये आई का वैल्यू अलग है, ठीक है, दूसरे पाथ के लिए आई का वैल्यू अलग होगा, तीसरे पाथ के लिए, सभी के लिए क्या होगा, आई का वैल्यू जो है अलग अलग होगा। मतलब वो जो है जो फंक्शन होता है, इसका इक्वेशन होता है, उसका जो है क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। सभी पाथ के लिए ये नहीं होता आई का वैल्यू, ठीक है, हर पाथ के लिए आई का वैल्यू अलग अलग होता है। यहाँ पर देखेंगे आई विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पाथ्स। We shall look for a curve along which the functional I has an stationary and extremum value। अब हम क्या देखेंगे कि I का जो है हम स्टेशनरी वैल्यू के लिए, मतलब जो यहाँ पर मोशन करेगा सिस्टम इस पॉइंट से इस पॉइंट पर, तो वहाँ पर जो उसका स्टेशनरी वैल्यू होगा, स्टेशनरी वैल्यू कहने का मतलब है उसमें क्या होगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम, लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम और इन्फ्लेक्शन, ये सभी पॉइंट जो है उसमें आ जाएंगे। स्टेशनरी वैल्यू कहने का मतलब है उन सभी वैल्यू से ही मिलकर क्या बनता है, स्टेशनरी वैल्यू या एक्सट्रीमम वैल्यू बनता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। लेट द वैल्यू ऑफ द फंक्शनल अलोंग द कर्व सी बी एक्सट्रीमम। अब हम मान कर चलते हैं कि ये जो कर्व सी है उसके लिए, ठीक है, हमारा जो इंटीग्रल आई है जो क्या बताता है, उस कर्व का जो फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन बताता है, मतलब उसमें चेंजेस कैसे होगा, ठीक है। इस टाइप से ये मोशन करेगा पार्टिकल तो उसका जो फंक्शन को बताता है, ठीक है, उसका पाथ कैसा होगा, उसको इंटीग्रेशन x1 से x2 तक, ठीक। तो हम यहाँ पर एक्सट्रीमम के तौर पर यहाँ पर ले लेते हैं कि जो C है ये वाला, ठीक है, ये क्या है, एक्सट्रीमम है, ठीक, मे बी टेकन इज शॉर्टेस्ट, मतलब सबसे ईजी पाथ है पॉइंट P से Q तक पहुंचने का, ठीक है, मतलब करेक्ट पाथ है यहाँ तक पहुंचने का। ये बड़ा हो जाएगा, ये और बड़ा हो जाएगा, ये जो है थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, तो ये जो है हमारा करेक्ट पाथ है, ठीक है, P से Q तक पहुंचने का। तो यहाँ पर जो फंक्शन होता है, सभी जो कर्व है यहाँ पर इनका फंक्शन आई, जो फंक्शन है वाई एक्स का, यदि मैं डिफाइन करूँ ये, ठीक है, हम जानते हैं कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर कोई सिस्टम जाता है तो उसके लिए क्या होता है, एक इक्वेशन होता है जो फंक्शन के रूप में हम लिख सकते हैं y = f(x)। तो यदि मैं क्या करूं,
इन सभी के लिए अलग अलग ये फंक्शन डिफाइन करूँ, आई वाई एक्स इक्वल टू इंटीग्रल x1 टू x2 f x y y डॉट टी एक्स। ठीक है, यदि आपने हमारा पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो वो प्लीज़ ज़रूर देख लें, क्योंकि उसको समझने के बाद ही आप इसको समझ पाओगे। ठीक है, वी कैन लेबल आल पॉसिबल पाथ्स स्टार्टिंग फ्रॉम P एंड एंडिंग एट Q बाय द फैमिली ऑफ इक्वेशन। अब देखिए हमारे पास एक फैमिली ऑफ इक्वेशन हम ये जो है कंसिडर करते हैं। अब ये है क्या, इसी में जो है इस इक्वेशन में ये पूरा जो सिस्टम है आ गया है। ठीक है, इसमें जो कर्व है, ठीक है, जो क्या करेंगे मोशन इसमें जो कर्व बनेगा जितना भी, उन सब का जो है ये इक्वेशन हो जाता है सभी के लिए। क्या होता है वहाँ पर वाई एक्स अल्फ़ा इक्वल टू वाई एक्स ज़ीरो प्लस अल्फ़ा ईटा एक्स। अब ये है क्या समझते हैं, देखिए। ठीक है, ये जो सभी कर्व हैं, ठीक है, इनका ये जो है इक्वेशन है, जहाँ अल्फ़ा क्या होता है, एक पैरामीटर होता है। अब ट्रू पाथ के लिए हम एक कंडीशन डिसाइड करते हैं, मतलब करेक्ट पाथ के लिए, इजी पाथ के लिए, क्या अल्फ़ा इक्वल टू ज़ीरो होता है वहाँ पर, वाई एक्स अल्फ़ा इक्वल टू ज़ीरो, मतलब हमें क्या मिल गया, ये करेक्ट पाथ मिल गया। मतलब इसके लिए अल्फ़ा अलग होगा, इसके लिए अल्फ़ा अलग होगा, इसके लिए अल्फ़ा अलग होगा, और इसके लिए यदि ये करेक्ट पाथ है तो इसके लिए अल्फ़ा जो है ज़ीरो मैं लिख दिया, मतलब अल्फ़ा इक्वल टू ज़ीरो लिख दिया, मतलब मैं करेक्ट पाथ पर आ गया। अब ये अल्फ़ा है क्या, ये हम देखेंगे आगे। ठीक है, तो ये ज़ीरो, अब ये अल्फ़ा, ये भी ज़ीरो, मतलब मुझे वाई एक्स अल्फ़ा इक्वल टू वाई एक्स ज़ीरो मिल गया। और ये वाई एक्स ज़ीरो क्या है, यहाँ पर वाई एक्स ज़ीरो ही क्या है, करेक्ट पाथ का जो है फंक्शन है ये वाला। ठीक है, करेक्ट पाथ का जो है इक्वेशन है, मान के चलो ये वाला। ठीक, तो अल्फ़ा इक्वल टू ज़ीरो लिखा, मतलब मैं करेक्ट पाथ पर आ गया, क्योंकि ये अल्फ़ा ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, अब ये अल्फ़ा ईटा एक्स ये है क्या, देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, वेयर अल्फ़ा इज़ आर्बिट्ररी पैरामीटर एंड ईटा इज़ आर्बिट्ररी फंक्शन ऑफ एक्स। Alpha shows how much other curves are deviating from true path and eta shows the nature of the function। अब देखिए यहाँ पर अल्फ़ा इसके लिए अलग होगा, इसके लिए अलग होगा, इसके लिए अलग होगा, इसके लिए भी अलग होगा। अल्फ़ा क्या बताता है कि जो अदर कर्व्स है, ठीक है, ये जो है इससे कितने झुके हुए हैं या फिर कितने जो है डिस्टेंस पर है, मान के चलो ये बताता है। ठीक है, जो करेक्ट पाथ है उससे अल्फ़ा इसके लिए ज़ीरो है, मतलब ये करेक्ट पाथ हो गया। इसके लिए अल्फ़ा कुछ और होगा, इससे नज़दीक है। ठीक है, ये इसके बाद ये नज़दीक है, इसके बाद ये नज़दीक है। तो अल्फ़ा जो है क्या बताता है कि जो बाकी पाथ हैं इस करेक्ट पाथ से कितना डेविएटिंग में है, कितने झुके हुए हैं, इसको बताता है। और ईटा क्या बताता है, ईटा जो है इनके नेचर को बताता है, ये किस तरह से गए हैं। मतलब कहने में देखिए ये सेम टाइप से है ये दोनों जो है, तो ईटा जो है नेचर को बताता है फंक्शन का, कर्व का। ठीक है, तो इसके लिए इन दोनों के लिए ईटा सेम होगा, इन दोनों के लिए ईटा सेम होगा, क्योंकि दोनों का नेचर सेम है। देखिए ये वाला, ठीक है, इन दोनों के लिए नेचर सेम है, तो ये क्या बताता है, उसके नेचर को बताता है कर्व के। लेकिन इन दोनों के लिए जो है ईटा जो है अलग अलग है, इसका नेचर अलग है, इसका नेचर अलग है। ठीक है, तो अल्फ़ा क्या बताता है, डेविएटिंग पॉइंट को बताता है, और ईटा जो है उसके नेचर को बताता है, कर्व के। तो यहाँ पर जो y होता है हमारा, ठीक है, वो x और अल्फ़ा का फंक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैं f इक्वल टू लिख सकता हूँ, यहाँ पर x लिख सकता हूँ, ये वाला देखिए x, और y को क्या लिख सकता हूँ, x अल्फ़ा लिख सकता हूँ, क्योंकि x और अल्फ़ा दोनों का फंक्शन है। x तो हमारा इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, ठीक है, और ये y डॉट भी क्या हो जाएगा, x और अल्फ़ा का फंक्शन हो जाएगा dx। ठीक है, फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ अल्फ़ा वी गेट डिफरेंट कर्व्स। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा कि डिफरेंट अल्फ़ा के डिफरेंट वैल्यू के लिए क्या करेंगे, हमें अलग अलग प्रकार के जो है कर्व मिलेंगे, मतलब अलग अलग कर्व के लिए अल्फ़ा का वैल्यू जो है अलग अलग होगा। अकॉर्डिंगली द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल आई विल बी डिफरेंट। तो आई जो है ये हमारा वो भी क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, अलग अलग कर्व के लिए। ठीक है, सिंस y is prescribed at the end points, this implies that there is no variation in y at the end points।
दैट मीन्स ईटा x1 इक्वल टू 0 इक्वल टू ईटा x2। कहने का मतलब ये है कि इनका जो नेचर है वो जो है स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पे जो है सेम होगा। तो ईटा एक्स में जो है उनका जो नेचर है स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पे क्या हो जाएगा, उनका नेचर जो है एक समान हो जाएगा। मतलब उनमें वेरिएशन क्या होगा, ज़ीरो होगा। ईटा एक्स इक्वल टू 0 कहने का मतलब ये है कि ईटा एक्स में वेरिएशन क्या है, 0 है। कहाँ पर, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पर, मतलब एंडिंग ही पॉइंट पर क्या है, उसका जो नेचर है वो सेम है। ठीक है, तो उसका जो वेरिएशन है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ईटा एक्स इक्वल टू उसमें जो वेरिएशन है एंडिंग पॉइंट पर वो क्या है, 0 है। ईटा एक्स टू में भी सेम होगा। ठीक, नाउ फ्रॉम डिफरेंशियल कैलकुलस नो दैट द इंटीग्रल आई इज एक्सट्रीमम इफ कर्ली आई बाई कर्ली अल्फ़ा इक्वल टू 0। अब देखिए, हमने देखा था पिछले लेक्चर्स में dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है एक्सट्रीमम वैल्यू के लिए, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू के लिए। ये सेम ही है। ठीक है, यहाँ पर i दिया है एक कर्व के लिए, यदि अल्फ़ा के रिस्पेक्ट में उसका डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो अलग आएगा। ठीक है, इसको अभी छोड़ दो। इक्वल टू जो है कुछ मिलेगा मुझे। ठीक, अल्फ़ा इक्वल टू 0 के लिए नहीं, अल्फ़ा इक्वल टू कुछ और के लिए यहाँ पर 0 नहीं मिलेगा। ठीक है, एक कर्व के लिए अलग होगा इसका वैल्यू, दूसरे कर्व के लिए भी मैं कर्ली आई बाई कर्ली अल्फ़ा निकाल सकता हूँ, तीसरे कर्व के लिए भी कर्ली आई बाई कर्ली अल्फ़ा, मतलब सभी कर्व के लिए मैं अलग से कर्ली आई बाई कर्ली अल्फ़ा निकाल सकता हूँ। लेकिन यदि अल्फ़ा इक्वल टू 0 रखूँ तो अल्फ़ा इक्वल टू 0 क्या है, करेक्ट पाथ के लिए है, तभी इक्वल टू 0 होगा। मतलब कर्ली आई बाई कर्ली अल्फ़ा का वैल्यू 0 किसके लिए होगा, करेक्ट पाथ के लिए होगा। और करेक्ट पाथ मैं कैसे फाइंड करूँगा, अल्फ़ा इक्वल टू 0 रखकर। ठीक है, अल्फ़ा इक्वल टू कुछ और मिला मुझे, यदि करेक्ट पाथ नहीं है तो ये भी क्या होगा, 0 नहीं होगा। तो ये मैं कंडीशन बता दिया हूँ स्टेशनरी वैल्यू के लिए, मैक्सिमम या मिनिमम के लिए। मैं भी टेकन इज शॉर्टेस्ट। ठीक है, सबसे छोटे कर्व के लिए क्या हो जाएगा, हमने ये कंसिडर किया है कर्ली आई बाई कर्ली अल्फ़ा का वैल्यू। ठीक है, यदि अल्फ़ा इक्वल टू 0 हो तब 0 होगा, मतलब ये करेक्ट पाथ के लिए है। अल्फ़ा का वैल्यू सभी कर्व के लिए अलग अलग होगा, लेकिन सभी के लिए ये 0 नहीं होगा। लेकिन अल्फ़ा का वैल्यू जिसके लिए 0 होगा तो इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा, उसके लिए 0 हो जाएगा। ये कहने का मतलब ये है कि इसी टाइप से है ये एक्सट्रीमम वैल्यू के लिए। ठीक है, सिंस फॉर अल्फ़ा इक्वल 0 द नेबरिंग कर्व coincides with the curve which gives extreme value of I। ठीक, thus कर्ली आई बाई कर्ली अल्फ़ा अल्फ़ा इक्वल टू 0 इक्वल टू 0, ये क्या है, करेक्ट पाथ के लिए कंडीशन है। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, कर्ली आई बाई कर्ली अल्फ़ा निकाल लेंगे। अल्फ़ा इक्वल टू 0 चाहो तो आप अभी भी 0 रख सकते हो, लेकिन हम पहले ये फाइंड करेंगे कर्ली आई बाई कर्ली अल्फ़ा। ठीक है, तो इस इक्वेशन से देखिए कर्ली आई बाई कर्ली अल्फ़ा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये वाला देखिए। ठीक है, एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में, मतलब अल्फ़ा के रिस्पेक्ट में एक्स का, एक बार वाई का, एक बार वाई डॉट का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्ली एफ बाई कर्ली एक्स, पहला एक्स है यहाँ पर। ठीक, तो कर्ली एफ बाई कर्ली एक्स बाई कर्ली अल्फ़ा। ठीक है, अब कर्ली एक्स बाई कर्ली अल्फ़ा एक बार हमें और करना पड़ेगा, लेकिन कर्ली एक्स बाई कर्ली अल्फ़ा का वैल्यू 0 होगा यहाँ पर। क्यों 0 होगा, क्योंकि x जो है अल्फ़ा का फंक्शन नहीं है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्ली एक्स बाई कर्ली अल्फ़ा इक्वल टू 0। ये देखिए। ठीक है, मतलब मैं क्या किया हूँ, बस डिफ्रेंशिएशन किया हूँ कर्ली एफ बाई कर्ली एक्स के रिस्पेक्ट में, और एक्स का फिर से कर्ली एक्स बाई कर्ली अल्फ़ा के रिस्पेक्ट में, प्लस फिर से क्या हो जाएगा, वाई का फिर से मैं करूँगा कर्ली एफ बाई कर्ली वाई के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ये कर्ली एफ बाई कर्ली वाई, और कर्ली वाई का फिर से अल्फ़ा के रिस्पेक्ट में कर्ली वाई बाई कर्ली अल्फ़ा, ये प्लस सिमिलरली कर्ली एफ बाई कर्ली वाई डॉट, कर्ली एफ बाई कर्ली वाई डॉट, फिर से क्या हो जाएगा, कर्ली वाई डॉट का अल्फ़ा के रिस्पेक्ट में कर्ली वाई डॉट बाई कर्ली अल्फ़ा, ये मिल गया मुझे। ठीक है, अब इसका वैल्यू 0, क्योंकि एक्स अल्फ़ा का फंक्शन है ही नहीं, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बचेगा, इतना इक्वल टू इंटीग्रल x1 टू x2 कर्ली एफ बाई कर्ली वाई इंटू कर्ली वाई बाई कर्ली अल्फ़ा, प्लस कर्ली एफ बाई कर्ली वाई डॉट इंटू कर्ली वाई डॉट बाई कर्ली अल्फ़ा dx है। ठीक है, ये तो अब देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर
ये जो मेरा सेकंड टर्म है इसका मैं इंटीग्रेशन करता हूँ, मतलब इसको मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। उसके बाद में उसका जो वैल्यू आएगा यहाँ पर फिर से मैं पुट कर दूँगा, ठीक। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको हम पार्ट 2 में देखेंगे, ठीक है।